नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और आप देख रहे हैं प्रहार। बात करते हैं कानपुर के दृश्यम कांड की। कानपुर में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। 4 महीने पहले लापता हुई कारोबारी की पत्नी का कंकाल मिला है। बड़ी खबर यह है कि महिला का कंकाल कानपुर के डीएम के कंपाउंड के बेहद करीब मिला। आरोप है कि जिम ट्रेनर ने इसे ठिकाने लगाया था। पुलिस का तो कहना है कि जिम ट्रेनर ने 4 महीने पहले महिला की हत्या करके उसके शव को डीएम के कंपाउंड के पास दफना दिया था। इस मामले का खुलासा करीब 4 महीने बाद हुआ है, जब पुलिस ने जिम ट्रेनर को गिरफ्तार किया। जिम ट्रेनर ने जब सख्ती से पूछताछ के बाद अपने गुनाह को कबूल किया तो यह राज खुल गया। महिला इस जिम ट्रेनर से ट्रेनिंग लिया करती थी, लेकिन 4 महीने से वो लापता थी। परिवार वालों का हाल बुरा था। पुलिस के ऊपर लगातार दबाव था। अब सिविल लाइंस में रहने वाली कारोबारी राहुल गुप्ता ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी पत्नी एकता गुप्ता 24 जून से लापता है। वो रोजाना की तरह ग्रीन पार्क के पास मौजूद अपने जिम में जाया करती थी। उसके बाद से वो नहीं लौटी। पुलिस ने छानबीन शुरू की। जिम ट्रेनर और पत्नी की तलाश में जुट गए। अब कारोबारी की पत्नी का कंकाल डीएम कंपाउंड के पास मिला, जिसके बाद हड़कंप मच गया है। 4 महीने पहले की वो सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई है, जिसमें यह महिला आखिरी बार यानी एकता गुप्ता नजर आ रही हैं। जिम से निकलती हुई एकता गुप्ता को आप देख सकते हैं। यह आखिरी तस्वीर है उनकी। उसके बाद से वो लापता थी। घर वालों की शिकायत पर पुलिस लगातार इस केस पर काम कर रही थी और आखिरकार शनिवार को पुलिस ने आरोपी को पकड़ ही लिया, जिसके बाद पूछताछ के बाद एक एक करके राज खुलते गए। परत दर परत कहानी पूरी तरह से क्लियर हो गई। इस घटना के बाद से ही जिम ट्रेनर और कारोबारी की पत्नी एकता का मोबाइल स्विच ऑफ था। जिम ट्रेनर के पास शोएब नाम के युवक की कार भी थी। पुलिस ने उसे जिम ट्रेनर और महिला के लापता होने के बाद 25 जून को बरामद कर लिया था। अब कार में रस्सी, टूटे हुए क्लेचर, इसके अलावा टॉवल, जिम ट्रे समेत बहुत सारी दूसरी चीजें मिली थी, जिसको लेकर जांच की गई। अब पुलिस सब सामानों को छानबीन के तहत और तहकीकात के दौरान एक के बाद एक उसकी फॉरेंसिक डिटेल्स में निकालती गई, तब जाके इस हत्याकांड में एक राह निकल कर आई। हत्याकांड के खुलासे के बाद कई सवाल भी खड़े हुए। क्या वाकई में जिम ट्रेनर ने महिला की हत्या की? क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है? शव को डीएम कंपाउंड जैसी जगह पर कैसे गाड़ा गया, जहां सुरक्षा हर वक्त रहती है, सख्त पहरा रहता है? डेड बॉडी को डीएम कंपाउंड में ही क्यों गाड़ा गया? पुलिस का तो कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और इसके बाद ही कहा जा सकता है कि आखिरकार जो जिम ट्रेनर है उसका असली मोटिव क्या रहा होगा। जो कि इसका तिलक हो गया था, इस बात पे लेकर के मतलब एक उसमें अचानक से उसका हार्ट अटैक हुआ और वो जब गाड़ी में आए, दोनों बैठे बातचीत डिस्कस करने लगे तो मुश्किल से 5-7 मिनट जैसा बता रहा था। उसी दौरान हार्ट अटैक हुआ और उसी में फिर उसने पंच मारा और चूंकि मतलब जिम करता था, पहले उसने बताया कि हमने गंगा जी में डाला, फिर उसने बताया कि हमने टीले पे डाला। तो हमारी टीम सर्च करती रही, नाव लेकर के सर्च करती रही और उसकी हर बातों को हम लोगों ने वेरीफाई किया। फाइनली जब बातें प्रमाणित नहीं हुई, फिर हमने इंट्रोगेट किया तो उसने बताया कि इस स्पॉट पे हमने बॉडी को डाला है। तो हमारी टीम फिर यहाँ पे आई और जब उस स्पॉट को उन्होंने देखा तो बॉडी रिकवर हुई। ये उसी के बताने पे बॉडी रिकवर हुई है। ये पुलिस के द्वारा नहीं, उसने बताया है। उसकी बात जो है लास्ट में प्रमाणित हुई कि जहाँ पे। वहीं महिला के पति का तो कहना है कि उसकी पत्नी रोज ग्रीन पार्क में मौजूद जिम में जाती थी वर्कआउट करने के लिए। उसका आरोप है कि जिम ट्रेनर विमल सोनी ने प्रोटीन के साथ उनकी पत्नी को कोई नशीला पदार्थ खिला दिया था और उसका अपहरण करके उसकी हत्या कर दी। उसका कहना है कि पत्नी एकता के खाते में लाखों रुपए थे। इसके साथ ही घर के पूरे जेवरात भी गायब हैं। पति का तो कहना है कि उसकी पत्नी अपनी शादीशुदा जिंदगी में बेहद खुश थी। वो क्यों जिम ट्रेनर के तिलक के साथ नाराजगी जाहिर करेगी? तिलक समारोह हुआ था, कोई बहुत बड़ा, वो उनसे क्या लेना देना? उनकी शादीशुदा जिंदगी चल रही थी, अच्छी चल रही थी, कोई मतलब ही नहीं। कितने दिन पहले लापता हुई थी? 4 महीने पहले, 24 जून 2024। कैसे क्या घटना हो गई थी? जिम गई थी सुबह और उसके बाद वापस ही नहीं है। कैसे पहचाना आपने? कपड़ों से और उनके बालों से, बाल वगैरह मिले।
और उनके जो कपड़े जो पहने हुए थे, जो लोअर पहनी थी, उसकी पहचान। आरोपी का डीएम ऑफिस क्या अंदर आना जाना था क्या? हाँ, कब समय तो वो सिखाता था यहाँ। किसको? यहाँ पे अधिकारियों को सिखाता था, यही हमें मालूम है कि वहाँ से आने के बाद 10-11 घंटे यही बैठता था। और लखनऊ में पुलिस कस्टडी में एक युवक की मौत के बाद हंगामा मच गया है। लखनऊ के चिन्हट थाने में मोहित पांडे की मौत हो गई थी। अब इस मामले में थाना इंचार्ज समेत 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। मृतक मोहित की मां की तहरीर पर यह केस दर्ज किया गया। परिवार का आरोप है कि पुलिस की पिटाई से ही मोहित की जान गई है। अब लखनऊ में लोहिया अस्पताल के सामने मोहित के परिवार ने प्रदर्शन भी किया, जिसके बाद अब 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। दरअसल 32 साल का मोहित पांडे अपट्रान इलाके में नई बस्ती जैनाबाद गांव का रहने वाला था। बताया तो यह जा रहा है कि शुक्रवार को बच्चों के झगड़े में मोहित पांडे और उसके भाई शोभाराम को पुलिस थाने लेकर चली गई थी। दोनों ही पक्षों को थाने लाया गया था। पुलिस का दावा क्या है कि शांति भंग में चालान कर शनिवार को दोपहर जब कोर्ट में लाया जाने लगा, मोहित की तबीयत बिगड़ गई और फिर मोहित को लोहिया अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उसकी मौत हो गई। लेकिन परिवार का तो आरोप है कि मोहित को थाने में पुलिस ने किसी नेता के कहने पर पीटा, जिससे उसकी मौत हुई है। अब मोहित के मौत के बाद लखनऊ में लोहिया अस्पताल के सामने परिवार वालों ने जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान परिवार वालों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। पुलिस ने हंगामा बढ़ता देख चिन्हट थाने के इंचार्ज समेत 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और इसके परिजन सड़क से उठकर अपने घर गए। तो परिवार तो ये कह रहा है कि जान के बदले जान चाहिए, लेकिन आखिरकार अब एफआईआर दर्ज हो गई है। आगे देखना है कि परिवार को किस तरह से इंसाफ मिलता है। बहरहाल पुलिस की तरफ से दी जा रही तबीयत बिगड़ने की थ्योरी की मोहित के परिजन अब पोल खोल रहे हैं। मोहित के तो चाचा ने आरोप लगाया कि उसे चौकी में पीट कर मार डाला गया। शुक्रवार को तो दोनों भाई को पुलिस वाले पकड़ कर ले गए थे। रात भर हिरासत में रखा गया था। एक भाई को इमरजेंसी में एडमिट तक कर दिया गया और अगले दिन अस्पताल में उसकी मौत की घोषणा की गई। परिवार का आरोप है कि मोहित के साथ मारपीट हुई और पुलिस अभी दूसरे भाई को पकड़े हुए है। उसको अभी तक रिहा नहीं किया है, उसको बाहर नहीं आने दिया जा रहा है और वो पोल खोल देगा। इसी वजह से मोहित की मौत कैसे हुई, ये एक बड़ी वजह बताई जा रही है परिवार की ओर से कि उसके दूसरे भाई को भी अंदर रखा गया है। किसी नेता के कहने पर क्या ये कांड हुआ है, क्या ये कार्रवाई हुई है, इसको लेकर भी परिवार लगातार सवाल उठा रहा है। मैं उनका चाचा लगता हूँ। कल उनको पकड़ लेके गए थे, रात भर उनको बंद रखा, किसी को मिलने नहीं दिया। एक भाई को इमरजेंसी में एडमिट करा दिया 26/10/2024 को और उसको मरा हुआ अस्पताल में एडमिट करा दिया। जिसके बाद दूसरे को पकड़े, उसको आने नहीं दे रहे हैं कि वो पोल खोल देगा कि कैसे मरा, क्या मारा गया, कौन सी चोट मारी गई। अभी तक उसको पेश नहीं होने दे रहे हैं। मामले में लाए थे 151 में मारपीट हुई थी। किससे हुई थी? अरे एक पोर्टर वाला है, मैं जान नहीं था, अवधेश नाम है उसका। उसको ला करके रात में कोई नेता आया, उसको मरवाया, विधिवत मरवाया। ऐसी चोट मारी कि वो मर गया। सवेरे आकर के पुलिस वालों ने अस्पताल लोहिया अस्पताल में एडमिट कर दिया। जब उसकी डेथ हो गई तब हम लोगों को इन्फॉर्म कर रहे हैं कि ये मर गया। वहीं अब पुलिस का तो दावा है कि शांति भंग करने की आशंका के चलते लड़के को पकड़ा गया था, लेकिन उसकी तबीयत खराब हो गई। पुलिस यह भी दावा कर रही है कि इलाज के दौरान ही उसकी मौत हुई है। अभी हम लोग पूरे प्रकरण की जांच कर रहे हैं। जांच करके कार्रवाई कोई जैसा होगा आपको अवगत कराएंगे। तो किस मामले में हिरासत में लिया गया था, उनको कुछ जानकारी सर? ये वाद विवाद का दो पक्षों में वाद विवाद का मामला था। जो भी पता चला है कि 2 पक्षों वाद विवाद का मामला था। ये प्रकरण लेके थाने पे आए थे और कुछ शांति भंग की आशंका में इनको कस्टडी में मौत हुई है कि हॉस्पिटल में क्या हुआ था सर? अभी ऐसा बताया गया। वहाँ से ले जाने के बाद पुलिस हॉस्पिटल में आने के बाद। और बात करेंगे राजधानी दिल्ली की, जहां पर दम घोटू पॉल्यूशन की वजह से दिन ब दिन लोगों के जान के ऊपर खतरा बढ़ता जा रहा है। हवा में जहर घुलता ही जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में अगर बात की जाए एयर क्वालिटी इंडेक्स की तो बहुत ही खराब है। आज प्रदूषण की हालत कितनी खराब है वो आपको बताते हैं। दिल्ली का AQI कल के मुकाबले 100 अंक बढ़ गया है और साथ ही साथ
कल जो AQI लेवल था वो 237 पर था। विजिबिलिटी काफी हद तक सही थी, लेकिन आज अगर देखा जाए तो सुबह से ही धुंध छाया हुआ है। ओवरऑल अगर देखा जाए कि AQI क्या है तो वो 349 तक पहुंच चुका है। विजिबिलिटी बेहद खराब हो गई है। अब दिल्ली के कई इलाकों में आज AQI लेवल 400 के पार पहुंच गया है। आनंद विहार समेत कई इलाकों में AQI 400 के पार है। जहांगीरपुरे में 404 है, नेहरू मार्ग में 400 है और दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर धुएं की परत छाई हुई है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें पॉल्यूशन की वजह से दिखाई तक नहीं दे रही हैं। तो आप सोचिए कि यही जहरीली हवा आपके सांसों के जरिए फेफड़ों में, आपके शरीर में जा रही है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण एक बार फिर से बढ़ चुका है। जहां कल तक दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से स्थिति थोड़ी बेहतर थी, प्रदूषण कम था, वहीं एक दिन में AQI 100 के नंबर से ज्यादा बढ़ चुका है। कल तक दिल्ली का AQI 237 था, वहीं आज रविवार को दिल्ली में AQI 350 के आंकड़े पर है। इस समय तस्वीरें हम आपको न्यू अशोकनगर से दिखा रहे हैं। नोएडा पूरी तरीके से कोहरे की चादर में ढक चुका है। दिल्ली भी इस समय एक धुंधली तस्वीर दिल्ली की दिखाई दे रही है। 100 मीटर के बाद विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो हो चुकी है। प्रदूषण महसूस हो रहा है, हवा में एक गंध है। अचानक से एक दिन में इतना प्रदूषण बढ़ गया है जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। 3 दिन तक दिल्ली में हवा थोड़ी साफ रही, लेकिन रविवार को हालत एकदम से खराब हो चुकी है। कुछ भी देख पाना इस समय बहुत मुश्किल हो रहा है। जो लोग सुबह सुबह अपने ऑफिस के लिए निकल रहे हैं वो इस प्रदूषण से परेशान हैं। डॉक्टर तो तस्वीरों को देखकर आपको अंदाजा लग गया ना कि आखिरकार दिल्ली में इस वक्त हवा कितनी प्रदूषित है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने तो ग्रैप 2 भी लागू कर दिया है। जगह जगह पानी का छिड़काव किया जा रहा है, लेकिन यह बेअसर है। आनंद विहार में पॉल्यूशन का लेवल बेहद खतरनाक श्रेणी में है। आनंद विहार की हवा लगातार सबसे खराब बनी हुई है। दिवाली के बाद इन इलाकों में हालात और बिगड़ने की अब आशंका भी है। दिल्ली में इस समय प्रदूषण सबसे ज्यादा आनंद विहार में है। आनंद विहार का AQI 400 का आंकड़ा पार कर चुका है। कारण है यहाँ 2 बस अड्डे हैं, एक आनंद विहार बस अड्डा और दूसरी तरफ कौशाम्बी बस अड्डा। लगातार सैकड़ों गाड़ियां एक दिन में यहाँ से गुजरती हैं। मेट्रो स्टेशन यहाँ पे है, रेलवे स्टेशन यहाँ पे है, DTC की बसें भी सैकड़ों की संख्या में यहीं से संचालित होती है। इसलिए जो गाड़ियों से होने वाला प्रदूषण है वो इस इलाके में AQI को सबसे ज्यादा कर देता है, यानी हवा की गुणवत्ता इस इलाके में सबसे ज्यादा खराब श्रेणी में है। दिल्ली सरकार लगातार ट्राई भी कर रही है कि पानी का छिड़काव हो, धूल को थोड़ा यहाँ पे कम किया जाए, लेकिन स्थिति नियंत्रण में नहीं आ रही है। लगातार दिन प्रतिदिन यहाँ पे हालत खराब हो रही है। लेकिन सिर्फ दिवाली को जिम्मेदार ठहराना भी सही नहीं है। उसकी वजह यह है कि कल तो दिवाली नहीं मनाई गई थी, फिर आज 100% या फिर कहें कि 100 अंक ज्यादा क्यों बढ़ गई है दिल्ली का पॉल्यूशन। उसकी वजह क्या है वो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। दिल्ली की हवा खराब इसलिए हुई है क्योंकि पड़ोसी राज्यों में पराली जलाई जा रही है। पंजाब और दिल्ली दोनों में आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन फिर भी पंजाब में पराली जल रही है और पराली के जलने की वजह से ही लगातार जो धुआं है वो दिल्ली की ओर बढ़ रहा है। पंजाब में रोजाना पराली जलाने के मामले आ रहे हैं। हरियाणा में जलाई जा रही पराली भी इसके लिए जिम्मेदार बताई जा रही है। अब दिल्ली में लोगों के दम घुटने की या फिर दम घोटू हवा की सबसे बड़ी वजह यह पराली है। दिल्ली के पड़ोसी राज्य लगातार पराली जलाने के केस सामने ला रहे हैं, लेकिन 15 सितंबर से 22 अक्टूबर के बीच में ही पराली के केस में बढ़ोतरी हुई है। इस दौरान इतने कम समय में ही पंजाब में 1581 केस दर्ज हो चुके हैं और पिछले साल 1618 केस दर्ज किए गए थे। हरियाणा में इस दौरान 680 केस सामने आए हैं, जबकि पिछले साल 621 केस दर्ज हुए थे। दिल्ली में इस साल 11 केस दर्ज हो चुके हैं, वहीं पर पिछले साल कुल 2 केस आए थे। मतलब साफ है कि पंजाब में जो संख्या है वो सबसे ज्यादा है पराली जलाने की, अगर तुलना की जाए हरियाणा से। सुप्रीम कोर्ट और पंजाब सरकार की सख्ती के बावजूद पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि किस तरह से खेतों में अभी भी पराली जो है वो जलाई जा रही है। हालांकि सरकार और खासकर सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा पिछले हफ्ते ही फटकार लगाई है हरियाणा, पंजाब और केंद्र सरकार को, और
उसके बावजूद ये घटनाएं जो हैं वो बदस्तूर इसी तरह से जारी हैं। और इसके पीछे एक बड़ा कारण है कि धान की खरीद का लेट होना, और इसके चलते ही लगातार जो पराली है वो पंजाब के खेतों में जलाई जा रही है। किसानों का ये कहना है कि धान की जो फसल है वो पक कर तैयार हो गई है, लेकिन उसके खरीदार नहीं है, वो उठाई नहीं जा रही। लिहाजा गेहूं की फसल लगानी है, उनके पास इतना वक्त नहीं है, इसलिए इसमें लगातार बढ़ोतरी जो है वो देखी जा रही है। ये तस्वीर आपके सामने है और ऐसी ही तस्वीर पंजाब में कई जगह देखने को मिल रही है। हालांकि सरकार ये दावा कर रही है कि हमने काफ़ी इसके ऊपर सख्ती की है, लेकिन सख्ती कितनी है ये तस्वीर आपके सामने है। तो दिल्ली एनसीआर में अगर पॉल्यूशन का काला साया है, तो दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में महायुद्ध का काउंटडाउन चल रहा है। इजराइल ने 26 अक्टूबर की रात ईरान पर हमला करके अपना बदला ले लिया। ईरान कह रहा है कि उसने इजराइल के अटैक को नाकाम कर दिया, लेकिन अब हमले की सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, जिससे बड़ा खुलासा हुआ है। इजराइल ने हमले को लेकर ईरान को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। इजरायली अटैक में ईरान के अहम मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाकर उन्हें तबाह कर दिया गया। इन हमलों में ईरान के मिसाइल भंडार को रिन्यू कराने की क्षमता पूरी तरह से नेस्तो नाबूद कर दी गई। मतलब यह है कि जहां पर मिसाइल रखे जाते थे वहां अब वापस मिसाइल रखने के लिए जगह बची ही नहीं है। इजरायली हवाई हमलों में ईरान की अहम बैलिस्टिक मिसाइल प्रोडक्शन यूनिट को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया है, मतलब उसके प्रोडक्शन को ठप कर दिया। इजरायल ने लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल के लिए ठोस ईंधन यानी कि सॉलिड फ्यूल का प्रोडक्शन करने के लिए इस्तेमाल होने वाले 12 ऐसे मिक्सचर को प्लांट्स को तबाह किया है, जिसका इस्तेमाल इनके प्रोडक्शन में होता था। इसके अलावा एयर डिफेंस सिस्टम के कई रडार भी निशाना बनाकर तबाह कर दिए गए। इजरायल की तरफ से दी गई यह चोट ईरान के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि आने वाले वक्त में अगर उसे इस्तेमाल करना है बैलिस्टिक मिसाइल, तो उसके प्रोडक्शन के लिए लंबा वक्त लग जाएगा। ईरान को कैसे कैसे कहां नुकसान हुआ, उसकी एक डिटेल आपको हम दिखाने जा रहे हैं। सैटेलाइट तस्वीरों में साफ है कि किन किन इलाकों में इजराइल ने हमले किए थे। सबसे बड़ी बात यह कि दक्षिण लेबनान में इजरायली फोर्स को बड़ी कामयाबी मिली है। यह भी आपको बता दें, जहां पर हिजबुल्लाह के साथ लड़ाई चल रही है, इजरायली फोर्स ने हिजबुल्लाह के सबसे बड़ी सुरंग को तबाह कर दिया है। यह सुरंग करीब 1.5 किलोमीटर लंबी थी, जिसे अंदर हिजबुल्लाह के हथियारों का बड़ा जखीरा भंडार रखा हुआ था। अब इसे पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है, इसके अंदर डायनामाइट्स लगा के। लेकिन इजरायली फोर्स ने सुरंग पर कब्जा करके सबसे पहले वहां पर से हथियारों को पकड़ा, उसके बाद वहां पर बारूद बिछाया गया, उसके बाद एक एक करके टनल्स के साथ ही हथियारों को तबाह कर दिया गया, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। और इधर बेरूत में भी इजरायली सेना हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लगातार अटैक कर रही है। लेकिन दो तस्वीरें आपके सामने, ये वो टनल है जहां पर आप देखिए कि किस तरह से इजराइल की फोर्सेस पहुंची थी और पहुंचने के बाद वहां पर हथियारों को पाया गया था। अब बेरूत की तस्वीर आ रहे हैं आपको, जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर्स को उड़ाया गया है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर किसके थे, इमारतें किसकी थी? हिजबुल्लाह के थे। बेरूत में लगातार हो रहे इजरायली एयर स्ट्राइक से भारी तबाही हुई है और इसका नुकसान झेलना पड़ा है हिजबुल्लाह के कमांडर्स को, बड़े अधिकारियों को। हालांकि इसका असर वहां के आम लोगों पर भी पड़ा है। करीब 2600 लोगों की जान जा चुकी है। और एक के बाद एयर स्ट्राइक की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर हवाई हमले हो रहे हैं।